हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा मियाँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोज सेक्शन में 4th चैप्टर जिसका नाम है होम कमिंग, तो इस लेसन का अध्ययन कर रहे थे। इसका 3 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, चैनल पे अपलोड है। तीनों ही पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप वहाँ जाके पहले उसे वॉच कर लें ताकि जो चौथा पार्ट है वो आपकी अच्छे से समझ में आए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं, कि प्लीज़ हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि इसी प्रकार से वीडियोस मिलते रहें और नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और इम्पॉर्टेंट बात ये फ्रेंड्स कि इसकी हिंदी अच्छे से समझने के लिए इस लेसन के और दूसरे भी लेसन्स की वर्ड मीनिंग आना बहुत आवश्यक है। अगर वर्ड मीनिंग नहीं आती है तो आप कमेंट में लिखें, हम उसकी मीनिंग आपको बताएंगे। तो आज का जो चौथा पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इम्पर्टिनेंट तक हो गया था, कॉल्ड इम्पर्टिनेंट ये हो चुका है। हमें पढ़ना है इन फैक्ट एनी टॉक, इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज़ रिसेंटेड। और इसके पहले का जो पार्ट था यानी पार्ट 3, उसमें हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कॉल्ड इम्पर्टिनेंट तक। तो आज हमें पढ़ना है इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिज रिसेंटेड। तो रिसेंटेड का मतलब होता है फ्रेंड्स क्रोधित करना। इनफैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिज इज़ रिसेंटेड का मतलब ये हुआ कि वास्तव में थोड़ी सी भी बात करने से वो क्रोधित हो जाता था। रिसेंटेड का मतलब होता है क्रोध में आ जाना। देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज। अनअट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षण, जिसमें आकर्षण ना हो। तो देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज का मतलब, ग्रोइंग एज का मतलब होता है बढ़ती हुई आयु। तो वो बढ़ती हुई आयु में आकर्षक होता है। आगे देखते हैं, ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स विद इनडिसेंट हेस्ट। तो इनडिसेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स अशिष्ट, जिसमें शिष्टता ना हो, और हेस्ट का मतलब जल्दी। तो इसकी मीनिंग दोनों लाइन को मिलाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स विद इनडिसेंट हेस्ट, हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स एंड ब्रेक्स एंड क्वेयर्स। तो ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स, यहाँ का मतलब ये हुआ कि वो अपने कपड़ों से अधिक बढ़ता है। ही ग्रोज का मतलब वो बढ़ता है, आउट ऑफ हिज क्लोथ्स का मतलब अपने कपड़ों से बाहर, अर्थात उसका कपड़ा जो है वो छोटा होता जाता है। जैसे जैसे बालक बढ़ता है कपड़ा छोटा होता है। और विद इनडिसेंट हेस्ट का मतलब होता है कि अशिष्टता के साथ जल्दी से। हेस्ट का मतलब जल्दी से और इनडिसेंट का मतलब अशिष्टता के साथ। हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स एंड ब्रेक्स एंड क्वेरिस, अर्थात उसकी आवाज़ कर्कश, क्वेरिस का मतलब कर्कश, रुकी रुकी और कंपन वाली हो जाती है। यहाँ पे हॉर्स का मतलब होता है कंपन करना। तो पूरा ट्रांसलेशन इस तरह से होगा इन दोनों लाइनों का कि वो अपने कपड़ों से बाहर बढ़ता है, अर्थात उसके कपड़े छोटे होते हैं, अशिष्टता के साथ जल्दी ही, और उसकी आवाज़ कर्कश, रुकी रुकी और कंपन वाली हो जाती है। हिज फेस ग्रोस सडनली एंगुलर एंड अनसाइटी। एंगुलर का मतलब होता है मुड़ा हुआ, अनसाइटी का मतलब होता है भद्दा या कुरूप जिसको बोलते हैं। तो हिज फेस ग्रोज, उसका चेहरा बढ़ता है, सडनली अचानक, एंगुलर एंड अनसाइटी अर्थात मुड़ा हुआ लगता है और भद्दा लगता है। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज़ द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। शॉर्ट कमिंग का मतलब होता है कमियाँ, यानी इट इज़ ईजी, ये आसान होता है, टू एक्सक्यूज़ क्षमा करने को या माफ़ कर देने को, द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो शुरू का जो बचपना होता है उसमें कमियों को माफ़ करना, ठीक है, आसान होता है। बट इट इज़ हार्ड, लेकिन ये मुश्किल होता है, टू टॉलरेट बर्दाश्त करना, इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन ए बॉय ऑफ 14, अर्थात 14 साल के एक लड़के जो जिसकी उम्र जो 14 साल का लड़का है, ठीक है, उसकी अनिवार्य रूप से आने वाली कमियों को सहन करना मुश्किल होता है। बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस। अनअवॉइडेबल लैप्सेस का मतलब अनिवार्य रूप से आने वाली कमियों को अवॉइड टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना क्या होता है, हार्ड होता है। अर्थात यहाँ पे जो राइटर है वो बोलना चाह रहा है कि प्रारंभिक बचपन की कमियाँ जो हैं उनको क्षमा करना आसान होता है, लेकिन 14 वर्ष के लड़के में अनिवार्य रूप से आने वाली कमियों को सहन करना मुश्किल होता है। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस। पेनफुली का मतलब होता है दर्द में या दर्द के साथ, सेल्फ कॉन्शियस का मतलब होता है संकोची। तो वो लड़का अपने आप में दर्द से भरा हुआ संकोची होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, व्हेन ही टॉक्स एल्डरली पीपल ही इज़ ईदर अनडली फॉरवर्ड। तो व्हेन ही टॉक्स, जब वो बात करता है, एल्डरली पीपल का मतलब अधिक आयु के लोगों से, ही इज़ ईदर अनडली फॉरवर्ड,
तो जब वो अधिक उम्र के लोगों से बात करता है तो वो या तो अत्यधिक ढीठ होता है, अंडली का मतलब होता है ढीठ होना, और एल्स सो अंडली शाई, या उसी प्रकार से सो अंडली का मतलब उतना ही अत्यधिक, शाई शर्मिंदा होता है, दैट ही अपीयर्स अशेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है जीवन। तो यहाँ पे जो इसका एक्सप्लेनेशन होगा, जो सेंस है राइटर का कहने का, वो ये है कि जब वो अधिक उम्र के लोगों से बात करता है तो या तो अत्यधिक ढीठ होता है और या तो उतना ही अधिक शर्मिला होता है जैसे वो अपने जीवन से शर्मिंदा दिखाई देता है। अपीयर्स का मतलब दिखलाई देना होता है, अशेम्ड का मतलब शर्मिंदा, ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस का मतलब अपने जीवन से। तो वो जितना अधिक ढीठ होता है उतना ही अधिक शर्मिंदा होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। येट इट इज़ एट दिस वेरी एज when in this heart of hearts a young lad most craves for recognition and love। क्रेव्स आप देख रहे होंगे, क्रेव्स का मतलब होता है लालसा। Yet it is at the very age when in his heart of hearts a young lad most craves, CRAVES। क्रेव्स का मतलब होता है फ्रेंड्स लालसा या लालच। येट का मतलब होता है फिर भी। तो येट इट इज़ एट दिस वेरी एज when in this heart of hearts a young lad most craves for recognition। तो फिर इस प्रारंभिक आयु में एक युवा लड़के का हृदय सबसे अधिक पहचान या प्रेम की लालसा रखता है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। इसको एक बार और देखते हैं। येट इट इज़ एट दिस वेरी एज when in this heart of hearts a young lad most craves for recognition। तो फिर इस प्रारंभिक आयु में एक युवा लड़के का हृदय सबसे अधिक पहचान या प्रेम, रिकॉग्निशन का मतलब पहचान होता है और लव का मतलब होता है कि प्रेम या लालसा जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मीनिंग होगी, यंग लैड मोस्ट क्रेव्स फॉर रिकॉग्निशन एंड लव, रिकॉग्निशन एंड लव को मिला के इस प्रकार से बोलेंगे कि प्रेम या लालसा। तो फिर इस प्रारंभिक आयु में एक युवा लड़के का हृदय सबसे अधिक प्रेम की लालसा में रहता है। एंड ही बिकम्स, आगे देखते हैं, एंड ही बिकेम द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी वन हु शोज़ हिम कंसिडरेशन। तो मीनिंग देख लें, बिकेम का मतलब हो जाता है, डिवोटेड का मतलब यहाँ पे जो है डिवोटेड स्लेव, डिवोटेड का मतलब होता है दूसरे पे निर्भर रहना, या यहाँ पे होगा समर्पित। तो डिवोटेड का मतलब समर्पित और स्लेव का मतलब नौकर आप कह सकते हैं, वैसे गुलाम होता है लेकिन स्लेव का सेंस यहाँ पे नौकर से है। तो एंड ही बिकेम द डिवोटेड स्लेव, और वो हो जाता है समर्पित नौकर, ऑफ एनीवन, किसी का भी, हु शोज़ हिम कंसिडरेशन, जो उसके प्रति, कंसिडरेशन का मतलब ध्यान देता है, और वो किसी के भी प्रति समर्पित नौकर हो जाता है जो उसके ऊपर ध्यान देता है। आगे देखते हैं। बट नन डेयर ओपनली लव हिम फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंटेलिजेंसेस। तो डेयर का मतलब हिम्मत होता है, रिगार्डेड का मतलब मान लिया जाता है, अनड्यू का मतलब, अनड्यू इंटेलिजेंसेस का मतलब होता है फ्रेंड्स अनुचित विलासिता, इंटेलिजेंसेस का मतलब होता है विलासिता। तो इसका सेंस यहाँ पे ये है कि कोई भी खुले रूप में, यानी नन डेयर ओपनली, कोई भी खुले रूप में उससे स्नेह करने का साहस नहीं करता क्योंकि उससे अनुचित विलासिता माना जाएगा। दैट वुड बी रिगार्डेड, ये माना जाएगा एज अनड्यू इंटेलिजेंसेस, अनुचित विलासिता। तो कोई भी उसे खुले रूप में प्रेम करने को तैयार नहीं होता है, साहस नहीं दिखा पाता है क्योंकि उसे अनुचित विलासिता माना जाएगा। एंड देयरफॉर, और उसके बाद बैट फॉर द बॉयज़, यानी एंड देयरफॉर बैट फॉर द बॉयज़, और जैसा कि, एंड देयरफॉर का मतलब उसके बाद या जैसा कि, उस लड़के के लिए ख़राब होता है। बैट फॉर द बॉयज़ मतलब उस लड़के के लिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सो व्हाट विद स्कॉल्डिंग एंड चाइडिंग। स्कॉल्डिंग का मतलब होता है डांटना और चाइडिंग का मतलब होता है फटकारना। तो इसलिए डांटने और फटकारने से वो, ही बिकेम, यानी वो हो जाता है, वेरी मच लाइक्स एस्ट्रे डॉग, यानी एस्ट्रे डॉग का मतलब होता है भटकता हुआ कुत्ता। तो वो एक बहुत अधिक भटके हुए कुत्ते की तरह हो जाता है। दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर, लास्ट का मतलब खोया हुआ, हिज मास्टर का मतलब स्वामी। तो यहाँ पे इसका जो अनुवाद होगा वो ऐसे होगा कि वो एक बहुत अधिक भटके हुए कुत्ते की तरह हो जाता है जो अपने मालिक को खो चुका है। दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर का मतलब जो अपने मालिक को खो चुका है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स।
फॉर ए बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज़ ओनली पैराडाइज। ओनली पैराडाइज का मतलब केवल स्वर्ग, यानी एक 14 साल के लड़के के लिए उसका अपना घर एकमात्र स्वर्ग होता है। टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस, एक अजनबी या विचित्र घर में रहना, विद स्ट्रेंज पीपुल, अजनबी लोगों के साथ, इज़ लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर, तो थोड़ा सा अत्याचार होता है। लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर का मतलब थोड़ा सा अत्याचार, और यहाँ पे जो इज़ लगा है इसका मतलब होगा होता है, ठीक है। तो टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस द स्ट्रेंज पीपल विद स्ट्रेंज पीपल इज़ लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर, एक अजनबी घर में अजनबी लोगों के साथ रहना थोड़ा सा अत्याचार होता है। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज़ टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन एंड नेवर टू बी सोलाइटेड बाई देम। तो वाइल, जबकि द हाइट ऑफ ब्लिस, हाइट ऑफ ब्लिस का मतलब होता है आनंद की ऊंचाई, ब्लिस का मतलब आनंद होता है। रिसीव द काइंड लुक्स यानी दयालु दया भरी दृष्टि, ऑफ वुमेन महिलाओं की, एंड नेवर टू बी सोलाइटेड बाई देम। तो स्लाइटेड का मतलब होता है अपमानित करना या अपमानित होना। तो इसका जो सेंस है वो ये होगा कि जबकि महिलाओं, वाइल का मतलब जबकि महिलाओं की दया दृष्टि, काइंड लुक्स ऑफ वुमेन का मतलब महिलाओं की दया दृष्टि को प्राप्त करना, रिसीव का मतलब प्राप्त करना होता है, और उनके द्वारा कभी भी अपमानित न किया जाना, एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, यानी उनके द्वारा कभी भी अपमानित न किया जाना अत्यधिक आनंद की बात होती है, ठीक है। हाइट ऑफ ब्लिस का मतलब अत्यधिक आनंद की बात होती है कि महिलाओं के द्वारा दया की दृष्टि मिले और उनके द्वारा अपमान न किया जाए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इट वॉज एंग्विश, तो एंग्विश का मतलब होता है फ्रेंड्स कष्ट देना। इट वॉज एंग्विश टू पथिक, ये पथिक को कष्ट देने वाला था। टू बी अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, यानी उसकी मामी के घर में उसका जो स्वागत नहीं हो रहा था। यहाँ पे जो दिया हुआ है कि अनवेलकम गेस्ट का मतलब ऐसा होता है कि बिन बुलाए मेहमान। तो इट वॉज एंग्विश टू पथिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, अर्थात अपनी आंटी के घर में बगैर स्वागत के अतिथि होना पथिक के लिए एक पीड़ा थी, यानी एक कष्ट की बात थी। डिस्पाइज्ड, तो डिस्पाइज्ड का मतलब होता है घृणा करना, बाय हिज एल्डरली वुमेन एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेजन। तो स्लाइटेड का मतलब हमने पहले ही बताया कि अपमानित किया जाता। तो अब एक अधिक उम्र की महिला से, एल्डरली वुमेन का मतलब अधिक उम्र की महिला जो उसकी मामी थी, उसके द्वारा अपमानित किया जाना और घृणा करना। इफ़ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, यानी वो अपने लिए उससे कभी भी कुछ भी करने को कहती थी, ही वुड बी सो ओवरजॉयड, तो वो इतना अधिक प्रसन्न हो जाता था। इफ़ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर का मतलब वो मामी जो उसकी थी, हर ये उस लेडी के लिए आया जो उसकी आंट है, तो वो कभी भी उसको अपने लिए कोई काम करने को कहती थी, तो ही वुड बी सो ओवरजॉयड, ही यानी पथिक बहुत अधिक क्या हो जाता था, आनंदित हो जाता था, ये इतना अधिक प्रसन्न हो जाता था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, दैट ही वुड ओवरडू इट, ओवरडू का मतलब अत्यधिक कर देना, तो वो उसे बहुत ज़्यादा कर देता था। एंड देन शी वुड टेल हिम, और तब वो उसको बताएगी, यहाँ पे वुड लगा है तो मतलब बताती थी नहीं बल्कि बताएगी। टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, कि इतने मूर्ख मत बनो, यानी यहाँ पे सेंस ये हुआ कि जिससे वो अधिक कर देता था और वो तब उससे कहेगी कि इतने मूर्ख मत बनो। नॉट टू बी सो स्टूपिड का मतलब इतने मूर्ख मत बनो। बट टू गेट ऑन विद हिज लेसन्स, बट टू गेट यानी यहाँ पे गेट का मतलब प्राप्त करना होता है, तो लेकिन अपने लेसन या पढ़ाई को प्राप्त करो, अर्थात अपनी पढ़ाई पे या लेसन पे ध्यान दो। द क्रैम्ड एटमॉस्फियर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज आंट्स हाउस ऑपरेस्ट पथिक सो मच, तो यहाँ पे क्रैम्स का मतलब होता है फ्रेंड्स तंग यानी एकदम पतला। द क्रैम्ड एटमॉस्फियर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज आंट्स हाउस ऑपरेस्ट का मतलब अत्याचार, पथिक सो मच अर्थात अपनी आंटी के घर में अपमान का तंग वातावरण। द क्रेम्ड एटमॉस्फेयर माने तंग वातावरण, ऑफ नेग्लेक्ट अपमान का, यहाँ पे नेग्लेक्ट का मतलब अपमान का, इन हिज आंट्स हाउस अपनी चाची के घर का, ऑपरेस्ट पथिक सो मच तो पथिक पर इतना अधिक अत्याचार किया। दैट ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि उसने महसूस किया कि वहाँ पे वो बहुत मुश्किल से सांस ले सकता है। दैट ही फेल्ट का मतलब उसने महसूस किया, दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि बहुत मुश्किल से वो वहाँ सांस ले सकता है। ही वॉन्टेड टू गो आउट इन टू द ओपन कंट्री, यहाँ पे जो कंट्री है फ्रेंड्स उसका मतलब हुआ कि देहात, यहाँ पे कंट्री का मतलब देश नहीं है, विलेज आप बोल सकते हैं, गांव यानी। तो ही वांटेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहता था, इनटू द ओपन कंट्री, खुले हुए देहात में, ये गांव में। एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, और अपने फेफड़ों को भर लेना चाहता था।
ब्रीथ फ्रीली का मतलब हुआ कि स्वतंत्रता पूर्वक जो है आज़ादी के साथ सांस लेना चाहता था। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि वो खुले वातावरण में सांस लेना चाहता था। इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि एंड फिल इज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली का मतलब वो खुले हुए वातावरण में खुली हुई जगह पे सांस लेना चाहता था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू, यानी देयर वॉज नो ओपन कंट्री का मतलब कोई भी खुला देहात नहीं था। टू गो टू का मतलब जाने के लिए, अर्थात वहाँ जाने को कोई भी खुला देहात नहीं था। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कलकत्ता हाउस एंड वॉल्स। तो सराउंडेड का मतलब घिरा हुआ था, कलकत्ता शहर चारों तरफ से, यानी सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स का मतलब चारों तरफ से कलकत्ता शहर जो है वो घिरा हुआ था घरों से और दीवारों से, हाउसेस एंड वॉल्स। He would dream night after night of his village home and long to be back there. तो he would dream night after night, यहाँ पे would लगा यानी फ्यूचर है, तो वो रात दर रात यानी कई रात अपने गांव के घर का सपना देखेगा। He would dream night after night का मतलब हुआ कि वो रात दर रात अपने घर के बारे में सोचेगा या उसका सपना देखेगा। Of his village home and long to be बैक देयर, और वहाँ वापस होने की अभिलाषा रखेगा। यहाँ पे जो लॉन्ग है इसका मतलब अभिलाषा रखना हुआ, एंड लॉन्ग टू बी बैक होम का मतलब अभिलाषा रखेगा वापस होने की। ही रिमेंबर्ड, वो याद करेगा, द ग्लोरियस मीडो, मीडो का मतलब होता है चरागाह, हरा भरा जो खेत होता है उसको बोलते हैं मीडो। ग्लोरियस का मतलब शानदार, और वेयर ही यूज टू फ्लाई, जहाँ वो उड़ाया करता था, हिज काइट अपने पतंग को, ऑल डे पूरे दिन, long. He remembered the glorious meadow where he used to fly his kite all day long. अर्थात उसने याद किया, he remembered का मतलब उसने याद किया उस सुंदर घास के मैदान को जहाँ वो अपनी पतंग उड़ाया करता था पूरे दिन। The broad river bank, विशाल नदी का किनारा, where he would wonder about the livelong day singing and shouting for a joy. Singing का मतलब गाना गाना, shouting का मतलब चिल्लाना, फॉर जॉय का मतलब आनंद लेने के लिए। तो इन लाइनों का सेंस ये हुआ कि और याद किया, ऊपर की लाइन को मिलाए हैं कि उसने याद किया उस सुंदर घास के मैदान को जहाँ वो अपनी पतंग उड़ाया करता था पूरे दिन, और याद किया यानी उस रात दर रात जब उसको नींद नहीं आती थी तो उसने याद किया कि उस चौड़े नदी के किनारे को जहाँ वो भटकेगा। वांडर का मतलब होता है, वुड वांडर का मतलब भटकेगा पूरे दिन, गाते हुए और आनंद से चिल्लाते हुए। लिव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय का मतलब आनंद के साथ पूरे दिन गाते हुए और चिल्लाते हुए। आगे देखते हैं। द नैरो ब्रूक वेयर ही कुड, द नैरो ब्रूक, ब्रूक का मतलब होता है फ्रेंड्स, नैरो ब्रूक का मतलब तंग झरना, जो वाटरफॉल होता है उसको, जो छोटा वाटरफॉल होता है उसको बोलते हैं ब्रूक। तो यहाँ पे नैरो ब्रूक का मतलब हुआ कि छोटा झरना या तंग झरना। द नैरो ब्रूक वेयर ही कुड गो एंड डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक्ड। तो डाइव का मतलब होता है डुबकी लगाना, स्विम का मतलब तैरना, एट एनी टाइम का मतलब किसी भी समय, ही लाइक्ड जब वो चाहता था। तो इन लाइनों में इस प्रकार से बोलेंगे कि उस तंग झरने को याद किया जहाँ वो जा सकता था, गोता लगा सकता था या डुबकी लगा सकता था, किसी भी समय जब वो पसंद करता तैराकी कर सकता था। He thought of his band of boy companions over whom he was despot। तो बैंड ऑफ बॉयज़ का मतलब हुआ लड़कों का दल, यहाँ बैंड का मतलब दल होता है और डिस्पॉट का मतलब तानाशाह। तो ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपेनियंस ओवर होम ही वाज डिस्पोर्ट, अर्थात वो अपने लड़कों के दल के साथियों के बारे में, कंपेनियन का मतलब साथी होते हैं, तो वो अपने लड़कों के दल के साथियों के बारे में विचार किया जिनके प्रति वो तानाशाह था। एंड एबव ऑल, और इन सब से बढ़कर, द मेमोरी ऑफ दैट टीरेंट मदर ऑफ हिज हु हैड सच ए प्रीजुडाइस अगेंस्ट हिम ऑक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट। तो यहाँ पे टीरेंट का मतलब हुआ फ्रेंड्स अत्याचारी, हु हैड सच ए प्रीजुडाइस, प्रीजुडाइस का मतलब पक्षपाती थी, अगेंस्ट हिम उसके विरुद्ध, ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का मतलब, ऑक्यूपाइड हिम का मतलब यहाँ पे हुआ कि धोखे में रखा या व्यस्त रखा या उसको घेरे रखा। तो इन लाइनों में इस प्रकार से बोलेंगे कि एंड एबव ऑल द मेमोरी ऑफ दैट टीरेंट मदर ऑफ हिज हु हैड सच ए प्रीजुडाइस अगेंस्ट हिम ऑक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट, अर्थात इन सब से बढ़ के उसने
उस अत्याचारी माँ को याद किया जो उसके खिलाफ पक्षपाती थी। यही विचार उसे दिन रात घेरे रखा। यानी यहाँ पे होगा अगेंस्ट हिम, ऑक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट का मतलब ये दिन और रात जो है ये विचार उसके दिमाग में रहा। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव, आगे देखते हैं, ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ फिजिकल लव का मतलब एक शारीरिक जो स्नेह होता है, जानवरों की तरह एक प्रकार का शारीरिक स्नेह या प्रेम। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल का मतलब एक प्रकार का स्नेह है जो जानवरों के प्रति होता है। ए लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज़ लव्ड, किसी की उपस्थिति की अभिलाषा जिसे प्रेम करता हो। यहाँ लॉन्गिंग का मतलब अभिलाषा होता है या कामना करना। टू बी इन द प्रेजेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स उपस्थित होना। हु इज़ लव्ड, जो कि प्रेम करता हो। तो यहाँ पे इस प्रकार से बोलेंगे किसी की उपस्थिति की अभिलाषा जिससे प्रेम करता हो। एन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, तो इनएक्सप्रेसिबल का मतलब होता है अकथन, जिसमें कथन न हो उसको बोलते हैं इनएक्सप्रेसिबल, या जिसे कहा ना जा सके। और विस्टफुलनेस का मतलब होता है उदासी। तो एन एक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस अर्थात तन्हाई के दौरान या अकेलेपन के दौरान एक ऐसी उदासी जिससे कहा ना जा सके। ठीक है, यहाँ पे ऊपर की लाइन को इसको मिला के अगर बोलेंगे कि किसी की उपस्थिति की अभिलाषा जिसे प्रेम करता हो और तन्हाई के दौरान, अकेले होने के दौरान एक ऐसी उदासी जिसे कहा ना जा सके। अनएक्सप्रेसिबल का मतलब होता है कहा ना जा सके। ए साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हर्ट फॉर द मदर, साइलेंट क्राई का मतलब यहाँ पे है कि शांत आवाज़, यानी ए साइलेंट क्राई, शांत आवाज़ ऑफ द इनमोस्ट हर्ट अर्थात हृदय के अंदर की, इनमोस्ट हर्ट का मतलब अंतरात्मा की, हृदय के अंदर की एक शांत आवाज़ माँ के लिए। फॉर द मदर का मतलब माँ के लिए। ए साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हर्ट फॉर द मदर अर्थात हृदय के अंदर की एक शांत आवाज़ माँ के लिए। लाइक द लोइंग ऑफ कॉफ इन द ट्वीलाइट, तो ट्वीलाइट को यहाँ पे बोलेंगे शाम में। लाइक द लोइंग ऑफ काफ, काफ का मतलब होता है बछड़े, तो बछड़ों का जैसे बछड़े चिल्लाते हैं या रंभाते हैं इन द ट्वीलाइट, शाम में। दिस लव विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, तो इंस्टिंक्ट का मतलब होता है के समान, यानी तुलना करना। तो दिस लव विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, ये प्रेम लगभग एक जानवर के समान प्रेम की तरह था। अगिटेटेड द शाई नर्वस लीन अनकाउथ एंड अगली बॉय, तो अगिटेटेड का मतलब होता है उत्तेजित, लीन का मतलब दुबला पतला, अनकाउथ का मतलब गवार। तो अगिटेटेड द शाई नर्वस लीन अनकाउथ एंड अगली बॉय अर्थात उस शर्मीले, घबराए हुए, दुबले पतले और गवार लड़के को उत्तेजित किया। ठीक है, फिर से देखते हैं। अगिटेटेड द शाई नर्वस लीन अनकाउथ एंड अगली बॉय, यानी ये सभी चीज़ों ने उस शर्मीले, घबराए हुए, दुबले पतले और गंवार लड़के को उत्तेजित किया। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई भी इसे समझ नहीं सकता। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूवली, लेकिन लगातार रूप से उसके मस्तिष्क को परेशान करता था। यहाँ पे प्रेड का मतलब होता है परेशान करना, लेकिन लगातार निरंतर रूप से उसके मस्तिष्क को परेशान करता था। अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूवली। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय, देयर वॉज नो मोर, वहाँ और अधिक नहीं था। बैकवर्ड का मतलब पिछड़ा, बॉय इन द होल स्कूल देन पथिक अर्थात उस पूरे स्कूल में पथिक के अपेक्षा कोई और अधिक पिछड़ा लड़का नहीं था। यानी यहाँ पे जो बैकवर्ड बॉय है वो पिछले लड़के से उसकी तुलना किया गया, यानी यहाँ पिछड़ा लड़का का मतलब कमज़ोर लड़का, तो जितना पथिक कमज़ोर था उतना कोई दूसरा लड़का कमज़ोर नहीं था। ही गैप्ड एंड रिमेन्ड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, तो गैप्ड का मतलब होता है मुंह खुला रखना, और रिमेन का मतलब बना रहना, साइलेंट का मतलब शांत। तो वो मुंह खुला रखता था और शांत बना रहता था जब अध्यापक उससे कोई प्रश्न पूछते थे। ठीक है, ही गैप्ड एंड रिमेन्ड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, जब कोई प्रश्न पूछते थे अध्यापक तो वो मुंह खुला रखता था और शांत बना रहता था। एंड लाइक एन ओवरलैडन एज पेशेंटली सफर्ड ऑल द ब्लोज दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, तो ओवरलैडन का मतलब होता है अधिक भार लाद देना।
ओवरलैडन ऐस का मतलब होता है, यहाँ पे ऐस का मतलब गधा है, तो एक ऐसा गधा जिस पे बहुत अधिक भार लाद दिया गया हो। एंड लाइक एन ओवरलेडन एस पेशेंटली, पेशेंटली का मतलब धैर्यपूर्वक, सफ़र्ड का मतलब बर्दाश्त करना। तो एक अधिक भार को लादे हुए गधे की तरह धैर्यपूर्वक सभी प्रहारों को, ब्लोस का मतलब प्रहार होता है, सहन करता था जो उसकी पीठ पर आते थे। ठीक है, केम डाउन ऑन हिज बैक का मतलब जो उसकी पीठ पर आते थे, और ब्लोस का मतलब प्रहार होता है। तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि एक अधिक भार को लादे हुए गधे की तरह धैर्यपूर्वक उन सभी प्रहारों को सहन करता था जो उसकी पीठ पर आते थे। When अदर बॉयज़ वेयर आउट एट प्ले, जब दूसरे लड़के खेल के लिए बाहर होते थे, ही स्टूड विस्टफुली बाय द विंडो। विस्टफुली का मतलब होता है उदासी से, तो वो खिड़की के पास उदासी के साथ खड़ा हो जाता था। ही स्टूड विस्टफुली बाय द विंडो का मतलब वो उदासी के साथ खिड़की के पास खड़ा हो जाता था। एंड गेज्ड एट द रूफ्स, गेस्ट का मतलब होता है घूरना, और घूरता था छतों को, ऑफ द डिस्टेंट हाउसेस, दूर के घर के, और दूर के घरों की छतों को घूरा करता था। एंड इफ़ बाई चांस ही स्पाइड चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरिस ऑफ एनी रूफ, तो यहाँ पे स्पाइड का मतलब होता है फ्रेंड्स देख लेता था। ठीक है, और यदि संयोग से वो देख लेता था बच्चों को खेलते हुए किसी भी छत के खुले हुए बरामदे में, ओपन टेरिस का मतलब होता है खुला हुआ बरामदा। हिज हार्ट वुड एच विद लॉन्गिंग, तो एच का मतलब होता है दर्द, और लॉन्गिंग का मतलब अभिलाषा, तो उसका हृदय अभिलाषा से कष्ट करता था। हिज हार्ट वुड एच विद लॉन्गिंग, तो उसका जो हृदय है वो अभिलाषा के साथ जो है वो दर्द करता था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। आशा है कि इसकी हिंदी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इसके रिमेनिंग पार्ट में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।